Assalamu alaikum everyone. I'm Dr. Insha Nazir. Today I will talk about osteoarthritis of knee. Osteoarthritis होता क्या है और इसका फिजियोथेराप्यूटिक मैनेजमेंट घर में हम कैसे कर सकते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है ये वेट बेयरिंग जॉइंट्स में होता है, जैसे कि हिप जॉइंट है, नी जॉइंट है। इसके बगैर ये स्पाइन में भी होता है और हैंड के कुछ जॉइंट्स में भी होता है। लेकिन हम आज बात करते हैं नी जॉइंट की, ओए ऑफ द नी, ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ द नी। ऑस्टियोआर्थराइटिस होता क्या है, इसमें क्या होता है, प्रोग्रेसिव डिटीरियोरेशन होती है आर्टिकुलर कार्टिलेज की। आर्टिकुलर कार्टिलेज जो है ये एक सॉफ्ट बोन होती है जो हमारे बोन एंड के सरफेस को कवर करती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा ये नी जॉइंट है, ऊपर से एक बोन है, इसको हम टिबिया बोलते हैं, नीचे से एक बोन है, इसको हम टिबिया बोलते हैं, ऊपर से फीमर होती है, तो ये एक जॉइंट बनाता है और इन्हीं सरफेस को यहाँ पे आर्टिकुलर कार्टिलेज जो है वो कवर करती है। ये कार्टिलेज जो है ये स्लोली स्लोली डिग्रेड होती है, डीजेनरेट हो जाती है। लेकिन ये होता क्यों है, इसके कुछ कॉजेज भी है, ये किस वजह से डिटीरियरेट होते हैं। पहले ऑस्टियोआर्थराइटिस किस एज ग्रुप में होता है, ये मिडिल एज ग्रुप में और ओल्ड एज ग्रुप में हो जाता है। ओए के कॉज जो है वो प्राइमरी कॉज है और सेकेंडरी कॉज है। प्राइमरी कॉज जो है नेचुरल वेयर एंड टेयर की वजह से होता है। नेचुरल वेयर एंड टेयर होता क्या है, जब हम कोई चीज पहनते हैं या यूज करते हैं बार बार तो वो कट जाता है, फट जाता है। वैसे ही ये जो कार्टिलेज है ये स्लोली स्लोली डीजेनरेट होती है जब हम एक तो ओवर यूज जब करते हैं, तब जब एजिंग होती है, क्योंकि एजिंग के साथ साथ जो है जॉइंट्स जो है वो डीजेनरेट होते हैं, तो उनकी कार्टिलेज भी हो जाती है डीजेनरेट। और कोई इंसान जो है वो बहुत ओबेस होता है, बहुत मोटा होता है, तो उसकी वजह से भी ये कार्टिलेज जो है ये डीजेनरेट हो जाती है। तो ये है प्राइमरी कॉज जो खुद नेचुरली होता है। और सेकेंडरी कॉज जो है, सेकेंडरी कॉज किसी अंडरलाइंग पैथोलॉजी, यानी कि अगर किसी को कोई और डिजीज होगी उस वजह से होता है, या फिर ट्रॉमा की वजह से होता है, किसी को एक्सीडेंट या कुछ होगा तब भी ये प्रोसेस जो है स्टार्ट हो जाता है। ये तो ठहरे इसके कॉजेज। अब हम देखते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या क्या है, क्या क्या वो बंदा जो है वो महसूस करता है, क्या क्या उसको सिम्टम्स नजर आते हैं खुद में। पेन जो है वो मेन प्रेजेंटिंग फीचर है इसका, मींस कि पेन जो है इसका मेन सिम्टम है। पेन जो है इनिशियल स्टेज में सिर्फ तब होती है जब और एग्जॉशन हो जाता है, जब वो दिन का थक जाता है या बहुत काम करता है तो शाम को उसको पेन होती है। लेकिन जैसे जैसे स्टेज बीत जाते हैं तो पेन जो है उसको तब भी होती है जब वो रेस्ट करता है। और फिर उसके बाद साइनोवाइटिस हो जाता है। साइनोवाइटिस जो है इन्फ्लेमेशन होती है साइनोवियम की। साइनोवियम एक मेम्ब्रेन है जो हमारे नी जॉइंट की स्पेस को कवर करता है और ये एक फ्लूइड रिलीज करता है, साइनोवियल फ्लूइड, जो लिब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, इससे फ्रिक्शन नहीं होती है, तो इसकी इन्फ्लेमेशन होती है। इसके बाद जो है ये जॉइंट जो है ये रिजिड हो जाता है, स्टिफ हो जाता है और इसको फॉलो करता है सीवियर पेन, मीन्स अब पेन जो है बहुत ज्यादा हो जाती है। और लेटर स्टेज में क्या होता है, जॉइंट जो है वो डिफॉर्म होता है, मीन्स कि डिफॉर्म उसका स्ट्रक्चर जो है वो बिगड़ जाता है। असल में जब ये कार्टिलेज जो है ये खत्म हो जाती है ना, तो बोन जो है आपस में नजदीक आ जाते हैं और वो आपस जब मूवमेंट होती है तो उनको फ्रिक्शन होती है, तो तभी जो है पेन जो है फील होती है। अब आप इसकी डायग्नोसिस कैसे करते हैं, कैसे में पता चलेगा, हम वी विल सजेस्ट अ रेडियोग्राफ टू द पेशेंट। अब रेडियोग्राफ जो है एक्सरे, उसमें क्या क्या दिखता है, उसमें जो है जॉइंट स्पेस जो होती है, जो इस कार्टिलेज जो है वो मेंटेन करती है एक स्पेस, क्योंकि जब बीच में एक लेयर होगी वो एक स्पेस क्रिएट करती है जो हमें एक्सरे पे नजर नहीं आती है। लेकिन जब ये कार्टिलेज जो है ये डैमेज हो जाती है, डिस्ट्रॉय होती है या डिग्रेड होती है, तो ये स्पेस जो है वहां पे कम हो जाती है, बीच में लेयर ही नहीं रही तो स्पेस जो है कम होती है। और कार्टिलेज के सरफेस पे छोटे छोटे ऑस्टियोफाइट्स बनने लगते हैं, या फिर जो छोटी छोटी बोन्स निकल आती है जो अगेन हिंड्रेंस क्रिएट करती है जब मूवमेंट होती है। और सब कॉन्ड्रल सिस्ट भी बनते हैं जो बोन के अंदर होते हैं, वो भी एक्सरे में दिखाई देते हैं। ये है इसका डायग्नोसिस। अब हम इसका ट्रीटमेंट पे आते हैं। इसकी ट्रीटमेंट जो है वो दो पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं, एक तो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट और सर्जिकल मैनेजमेंट।
कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में हमें क्या करना है, फोकस करना है कि हमें लोड जो है इस जॉइंट पे वो कम करना है। अगर कोई ओबेस बंदा है, उसको अपना वेट जो है कम करना है, उस बंदे को क्रॉस सिटिंग में नहीं बैठना है, तो वेट जो है जॉइंट पे कम पड़ना चाहिए। और पेन को हम कैसे मैनेज करते हैं, हम अगर पेन ज्यादा है तो एनाल्जेसिक्स देते हैं और एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स देते हैं। इसके साथ साथ हम फिजियोथेराप्यूटिक मोडालिटीज यूज करते हैं जो क्लिनिक पे या हॉस्पिटल में जो मिलती है इस मोडालिटीज के थ्रू, उसके भी थ्रू जो है पेन को हम मैनेज करते हैं। ये है कंजर्वेटिव मैनेजमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसका एक्सरसाइज पार्ट है, जो मैं लेटर ऑन बताती हूँ कि एक्सरसाइज क्या क्या कर सकते हैं, इससे हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। और अगर हो भी गया होगा किसी को डैमेज, वो भी पेन वगैरह को मैनेज करता है एक्सरसाइज से। अब सर्जिकल मैनेजमेंट होता क्या है, क्यों करते हैं? सर्जिकल मैनेजमेंट उस बंदे को बोलते हैं जिसको एक्सट्रीम पेन होती है और इसका जो है नी जॉइंट बहुत ज्यादा डैमेज होता है। इसमें नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करते हैं, जिसमें या तो हाफ साइड करते हैं रिप्लेस या फिर फुल साइड करते हैं। और सर्जिकल मैनेजमेंट जो है उसमें भी प्री ऑप और पोस्ट ऑप रिहैब होता है, जिसमें फिजियो उसको बताता है कैसे ये ठीक रहेगा जब सर्जरी भी हो जाएगी। अब मैं बताती हूँ आपको एक्सरसाइजेस जो आप घर में कर सकते हो, जिससे कि पेन मैनेज हो जाएगी और जो है ये स्टेबलाइज हो जाएगा जॉइंट। सो लेट्स गो फॉर द एक्सरसाइजेस। अब हम एक्सरसाइजेस करते हैं। तो पहली एक्सरसाइज मैं वो बताती हूँ। कुछ लोगों में क्या होता है, नी एक्सटेंशन लैग होता है, मीन्स मेरी ये जो है लेग जो है बिल्कुल स्ट्रेट है, तो ये इसमें फुल एक्सटेंशन है, लेकिन उनमें थोड़ा लैग होता है, उनकी नी ऐसे रहती है जिनमें ओए हो गया होता है। तो उसके लिए एक्सरसाइज जो है उसमें हम फोम रोल अप यूज करते हैं, ये मार्केट से मिलता है। इसके अलावा आप टॉवल रोल भी यूज कर सकते हो। तो इसमें क्या करते हैं, हम इसको नी के नीचे रखते हैं ऐसे, फिर एक्सरसाइज बोलते हैं उस करने के लिए, तो वो ऐसे करता है रेज ऐसे। तो ये एक्सटेंशन लैग के लिए एक्सरसाइज है, फोम रोलर के साथ जो हम यूज करते हैं। तो ये फर्स्ट एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज तो बहुत सारी है, मैं आपको इजीएस्ट एक्सरसाइज बताऊंगी जो आप घर में कर सकते हो। सेकेंड एक्सरसाइज जो है हम आइसोमेट्रिक्स कराते हैं। ये स्ट्रेंथनिंग करता है हमारी क्वाड्रिसेप्स मसल की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है नी जॉइंट को स्टेबलाइज करने के लिए। तो वो क्या करता है, अपनी नी से प्रेस करता है इस टावल को ऐसे। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो है कर रहा है इसको प्रेस के नहीं, यहाँ से जो हमारी मसल है वो हार्ड हो जाएगी, उससे पता चलता है। हम 10 तक काउंट करते हैं या 5 तक काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5, फिर रिलैक्स, फिर अगेन 1 2 3 4 5, रिलैक्स। तो ये है सेकंड एक्सरसाइज। लास्ट में बताऊंगी कितनी बारी कौन सी एक्सरसाइज करनी है, पहले बताऊंगी कौन सी एक्सरसाइज है। उसके बाद हम ये टावल जो है इसका रोल जो है ये यहाँ पे रखते हैं पैर के नीचे। अगेन वहां पे हम प्रेस करते हैं, अगेन यहाँ पे कंट्रैक्शन होती है क्वाड्रिसेप्स की, तो ये भी स्ट्रेंथनिंग होती है। और इसके साथ साथ ये हिप मसल को भी स्ट्रेंथन करता है, जो अगेन स्टेबलाइज करता है हमारे नी जॉइंट, बिकॉज जब सारी मसल जो है फंक्शन करेगी अच्छे से, तब जो है जॉइंट जो है स्टेबलाइज होगा। तो अगेन हम करते हैं काउंट, प्रेस करते हैं 1 2 3 4 5, तो ये हम काउंट करते हैं 5 तक। उसके बाद जो है थर्ड एक्सरसाइज जो है हम यहाँ पे रखेंगे टावल का रोल, या हम एक पिलो भी यूज कर सकते हैं या कुशन यूज कर सकते हैं। वो हम ऐसे रखते हैं नीज के बीच में और ऐसे हम प्रेस करते हैं। अगेन हम काउंट करेंगे 5 तक या 10 तक, 1 2 3 4 5। तो ये है एक एक्सरसाइज। अब एक और एक्सरसाइज जो है लास्ट वाली एक्सरसाइज मैं आपको बताऊंगी, उसमें क्या करना है आपको। हम क्या करते हैं उसमें, ये हैमस्ट्रिंग हमारी मसल है, इस मसल को ये स्ट्रॉन्ग करता है, इसकी स्ट्रेचिंग करता है। तो इसमें हम ऐसे रखते हैं पैर के नीचे हमारे इस टावल को ऐसे रखते हैं, स्टार्टिंग पोजीशन में ऐसे हम रहते हैं। उसके बाद हम स्लोली ऐसे एक्सटेंड करते हैं, तो एक अच्छा स्ट्रेच मिलता है
हमारी हैमस्ट्रिंग मसल को। अगेन ये मसल भी स्टेबलाइज करती है हमारे नी जॉइंट। तो ये लास्ट एक्सरसाइज है जो मैं बताऊंगी। तो ये एक्सरसाइज आपको दिन में 3 बार करनी है और हर एक एक्सरसाइज आप 10 टाइम्स करोगे और अगेन 5 सेकेंड्स या फिर 10 सेकेंड्स आप होल्ड करोगे जब तक कि अच्छा खासा स्ट्रेच मिलेगा। इससे स्ट्रेंथनिंग होगी आपकी नीज की और पेन कम होगी, तो आपका जॉइंट जो है वो स्टेबलाइज होगा। So this was all about OA of the knee. Thank you so much.